फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो पीसीएस, आरओ वीडियो और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो चलिए आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे। संविधानवादी समझे जाते थे तो बताना है कौन से हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, सत्यमूर्ति एवं के.एम. मुंशी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें जो संविधानवादी समझे जाते थे वो थे सत्यमूर्ति एवं के.एम. मुंशी। इन दोनों लोगों को जो है संविधानवादी समझा जाता था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो बताना है आप लोगों को कि नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्यों हटा दी थी, अपनी त्याग दी थी। तो इसके ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग की दुखद घटना से, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन से, चौरी चौरा की घटना से, या भगत सिंह को फांसी दिए जाने से। तो बताइए इसमें इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग की दुखद घटना से। आप सबको पता है कि ये कितनी क्रूर घटना हुई थी उस दिन हमारे देश में। तो 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि किसके गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने हेतु जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। जनरल डायर ने, एक क्रूर आदमी था, जनरल डायर ने बाग को घेरकर अपने फौजियों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आँखें हैं। तो भारत की दो आँखें किसने कहा था, किसको कहा गया है, किसने कहा था। तो राशिद अहमद, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गुलाम हैदर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने हिंदू और मुसलमान भारत की दो आँखें हैं कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, इनका पत्रिका का नाम याद रखिएगा, ये भी आता है कि ये पत्रिका किसकी है, जिसको सभ्यता और नैतिकता भी कहते हैं, फारसी भाषा में निकाली थी इन्होंने अपनी इस पत्रिका को। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताना है कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के 54वें अधिवेशन एवं भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय जेबी कृपलानी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद 5 वर्ष तक 1940 से 45 तक 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार फैज़पुर एवं लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने फैज़पुर और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कहाँ पे था। तो कहाँ पे ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन है किंग्सले पैलेस, बकिंगम पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये
मतलब हमेशा पूछता है, आए दिन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका ऑप्शंस। CR दास, मोतीलाल नेहरू, VC पाल, MM मालवीय। तो बताइए किसने जो है असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1920 के कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध की अधिक आशंका थी, किंतु गांधी ने फिर भी प्रस्ताव पास करा लिया। गांधी जी के समर्थक में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र लाल बनर्जी थे, जबकि विरोधियों में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट थे। तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आज का जो है हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो, यह कहा था। कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो, यह बात किसने कही थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, जॉर्ज बार्लो ने, लॉर्ड सेलिसबरी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो बताइए क्या होगा, किसने ये बात बोली थी? तो फ्रेंड्स ये जो था जॉर्ज बार्लो ने ये बात बोली थी। ठीक है, जॉर्ज बार्लो ने 1803 में कहा था कोई भी रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। सुरक्षित घेरे की नीति के बारे में लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की तरह है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये बात जो है किसने बोला था? तो ये बोला था लॉर्ड सेलिसबरी ने। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों कथन पूछ सकता है एग्जाम में कि किसने कहा था। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शंस हैं गोपाल हरि देशमुख, आत्मारंग पांडुरंग, कृष्ण शास्त्री चपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए फ्रेंड्स लोक हितवादी जो है किसे कहा जाता था? तो इसमें जो है गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख जो हैं वो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे जो लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1 जनवरी को दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। गोपाल हरि देशमुख महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 9th क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस में ये भी पूछता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो बनारस में, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। 1898 में कब हुआ था? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो ये ईयर भी याद रखिएगा, पूछ देता है कि कब की गई थी। तो 1898 में। 1916 में बाद में यह मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो ये ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था? तो 1916 में बना था। और किसके प्रयास से बना था? तो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बना था। इसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था वो कौन था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। चलिए आज हम लोग जो है इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो लॉर्ड मैकाले हैं इन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है किया था सबसे पहले। तो गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। तो कब माना गया था? 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है सब में पूछता है। तो फ्रेंड्स, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। और कोई भी कुछ भी अगर आप लोगों को कहना हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, कुछ सुधार करना हो तो फ्रेंड्स, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।